जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और सीडीएस के इस विक्रांत बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी राजपूत पीरियड की, कि राजपूत पीरियड क्या था। एक बहुत लंबा फेज था भारत के इतिहास का। लगभग 650 एडी से लेकर 1206 एडी के बीच के दौर को भारत के इतिहास में राजपूत काल कहा गया है। उसमें हमने देखा था कि राजपूत काल अर्ली राजपूत पीरियड और लेटर राजपूत फेज के बीच में बटा हुआ था। अर्ली राजपूत पीरियड में हमने तीन बड़ी पावर्स के बारे में बात करी थी, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, और त्रिपक्षीय संग्राम के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने राजपूत काल के अंदर समाज कैसा था, सोसाइटी, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसके बारे में भी जाना था। आज इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि राजपूत पीरियड के उत्तरार्ध में, यानी कि उसके लेटर फेज में, बहुत सारे इन्वेजन्स होने शुरू हुए। इनफैक्ट सिर्फ लेटर फेज ही नहीं बल्कि अर्ली फेज में भी कुछ इन्वेजन्स होते हैं, और जो मेजर इन्वेजन्स होते हैं वो लेटर फेज में होते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि राजपूत पीरियड के लेटर फेज में कौन कौन से इन्वेजन हुए, अर्ली फेज में कौन कौन से इन्वेजन हुए, उनमें से कौन कौन से इन्वेजन सक्सेसफुल थे और कौन कौन से अनसक्सेसफुल थे, और जो सक्सेसफुल इन्वेजन्स थे उसका रिजल्ट क्या रहा। ऐसे ही इन्वेजन्स की प्रोसेस में हम बात करेंगे टर्किश इन्वेजन्स की, जिसमें मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो ये दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट की पूरी कहानी को आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंटली बात करेंगे जो जो भी मेजर इन्वेजन हुए थे राजपूत पीरियड में, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, किस तरह से वो लड़ी गई थी, क्या एडवांटेजेस थे इन्वेडर्स को, क्या एडवांटेजेस थे डिफेंडर्स को, या डिफेंडर्स को क्या डिसएडवांटेज थे और इन्वेडर्स को क्या डिसएडवांटेज थे। सबके बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई जीता तो क्यों जीता, और कोई हारा तो क्यों हारा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक्स की। तो मेजर टॉपिक्स जो आज हमारे कवर हम करेंगे वो अरब और टर्किश इन्वेजन्स करेंगे, और फिर उसके बाद हम स्लेव डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो फॉरेन इन्वेजन ड्यूरिंग राजपूत पीरियड में सबसे पहला इन्वेजन जो हम देखते हैं राजपूत पीरियड में वो होता है द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम अगेंस्ट राजा दाहिर ऑफ सिंध इन 712 एडी, रिजल्टिंग इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय अरब। चचनामा नाम का एक लिटरेचर है जिसको लिखने वाले स्कॉलर का नाम अबू बकर है, और इस चचनामा नाम के लिटरेचर में हमको ये बात पता चलती है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लगभग 712 एडी में भारत के ऊपर राजपूत काल में पहला विदेशी आक्रमण होता है। और ये आक्रमण किसका होता है? ये अरबों का आक्रमण होता है, अरब्स का आक्रमण होता है। अगर मैं अरब्स की बात करूं तो अरब्स बहुत पुरानी एक कम्युनिटी है जो कि आज के सऊदी अरेबिया और उसके आसपास के इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड थी। प्री इस्लामिक एरा में भी अरब्स इंडिया के साथ कांटेक्ट में थे, और ज़्यादातर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता था वो वाया अरेबियन वर्ल्ड ही होता था। तो अरब्स का भारतीयों के साथ में बहुत लंबा पुराना नाता रहा है, और ज़्यादातर ये नाता व्यापार का रहा था। लेकिन फिर लगभग 7th सेंचुरी एडी के अंदर अरब वर्ल्ड में इस्लाम का राइज होता है, और बहुत सारी अरब ट्राइब्स जो अब तक एक दूसरे के साथ लड़ती आ रही थी वो यूनाइट हो जाते हैं, और वो यूनाइट होने के बाद में अरब्स के एम्पायर को बिल्ड करने के लिए काम करने लगते हैं, और साथ ही साथ अपने रिलीजन को भी स्प्रेड करने के ऑब्जेक्टिव से मिलिट्री एक्सपीडिशंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मिलिट्री एक्सपीडिशन करते हैं इराक और उसके आसपास के इलाके में, जिसको एंशिएंट टाइम्स में मेसोपोटामिया कहा जाता था। उसके बाद उसको लगभग 15 सालों में जीत लेने के बाद वो इजिप्ट के इलाके में हमला करते हैं, जो कि पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उसको भी लगभग 17 साल की लड़ाई के बाद वो जीत लेते हैं, और उसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को तक, और मोरक्को के इलाकों को जीतने के बाद अरब्स स्पेन की तरफ भी निकल जाते हैं, और एक लंबे समय तक स्पेन को भी अपने कंट्रोल में करके रखते हैं। इसी बीच अरब्स ईस्ट में भी एक्सपेंशन करते हैं, और ईस्ट में एक्सपेंशन करने की प्रोसेस में वो ईरान तक पहुंचते हैं, जो कि अगेन एक बहुत पुरानी पर्शियन सिविलाइजेशन थी। 23 साल की लड़ाई के बाद में वो पर्शिया को भी जीत लेते हैं।
और इस तरह से ईरान से लेके स्पेन तक अरब्स के एम्पायर, उनके साम्राज्य का विस्तार होता है। साथ ही साथ वो इस्लाम को भी स्प्रेड करते हैं। लेकिन अब अरब्स के लिए एक नया एजेंडा, एक नया मोटिव क्रिएट हो गया था, और ये नया एजेंडा और नया मोटिव था भारत के अंदर घुसना और भारत के अंदर अपने एम्पायर को स्प्रेड करना। क्योंकि अब तक जितने भी इलाके अरब्स ने जीते थे उनमें से सारे इलाके एक तरफ और अकेला भारत एक तरफ। इतना वेल्थ थी भारत के अंदर, इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी भारत के अंदर कि कहीं ना कहीं अरब्स के मन में ये लालच था कि अगर हम भारत को जीत जाएंगे तो एक्चुअल वेल्थ हमको मिलेगी। और इसी ऑब्जेक्टिव से अरब्स ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करना शुरू किया। कचनामा, जो कि लिटरेचर हमको बताता है कि पहला अरब इन्वेजन भारत की धरती पे हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, जिसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि कुछ अरब ट्रेडर्स के जहाज श्रीलंका से ट्रेड करके वापस अरेबियन वर्ल्ड की तरफ आ रहे थे, और वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कोस्ट के अलोंग सेल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन अरब फ्लीट के ऊपर या उन अरब शिप्स के ऊपर कुछ पायरेट्स का हमला होता है, और ये पायरेट्स उन अरबी जहाज़ों को लूट लेते हैं। अब ये खबर पहुंचती है अरब वर्ल्ड में खलीफा के पास, जो अरब्स के रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे। उस समय जो खिलाफत अरब के अंदर कायम थी, जो खलीफा रूल अरब के अंदर कायम था, उसे उम्मयद खिलाफत कहा जाता था। तो उम्मयद खिलाफत के खलीफा ने ये ऑब्जेक्शन लिया सिंध के राजा दाहिर से कि आपके कोस्ट के पास में हमारे जहाज निकल रहे थे और वहां पे वो लूट लिए गए, और कहीं ना कहीं इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो जो लुटेरे हैं उन लुटेरों को पकड़ के हमारे हवाले करिए, और दूसरा जितनी भी वेल्थ हमारी लूटी गई है उसका कॉम्पनसेशन भी दीजिए। अब राजा दाहिर एक सोवरेन रूलर थे, वो तो अरब के खलीफा के अंडर में नहीं थे। तो राजा दाहिर उनको ये जवाब देते हैं कि देखो ऐसा है कि जो पायरेट्स हैं वो पायरेट्स मेरे नहीं है, मेरी आर्मी या मेरी नेवी ने तो नहीं लूटा है आपके जहाज को। वो पायरेट्स कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, हमें नहीं पता, और क्योंकि हमने ये काम किया ही नहीं है, ना ही हम आपके सबऑर्डिनेशन में आते हैं, तो फिर आपके लूटे हुए माल का कॉम्पनसेशन हम क्यों करें। बस इतना ही काफी था अरब्स के लिए, और अरब्स ने इसको लड़ाई की एक वजह मान लिया, और अरब के खिलाफत की तरफ से एक बड़ी फौज मोबिलाइज करती है, मूव करती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, और ये मूव करके हमला करती है आज के पाकिस्तान के सिंध के इलाके में, जो उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक हिस्सा हुआ करता था। हिस्सा तो भारतीय उपमहाद्वीप का जियोग्राफिकली आज भी वो है, लेकिन अब पॉलिटिकली भी इंडिया का हिस्सा था, कल्चरली और रिलीजियसली भी इंडिया का हिस्सा था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में लगभग 25 से 30 हजार की फौज लेके सिंध के ऊपर हमला कर देता है। चचनामा के हिसाब से राजा दाहिर अपने दुश्मन को कम आंकते हैं, एंटिसिपेट नहीं कर पाते उस इंटेंसिटी को और उस फेरोसिटी को। लड़ाई होती है, युद्ध होता है, राजा दाहिर युद्ध करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजा दाहिर की हार भी होती है और राजा दाहिर की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बाद आज के सिंध के इलाके पर अरब्स का कंप्लीट ऑक्यूपेशन हो जाता है। और यही भारत में पहला फॉरेन इन्वेजन था ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड इन द ईयर 712 एडी, लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिर्फ एक 17 साल का लड़का था, लेकिन सक्सेसफुली लीड करता अपनी आर्मी को, राजा दाहिर को डिफीट करता है, सिंध के पूरे इलाके को कैप्चर करता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो विलिंग थे उनको इस्लाम में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ राजा दाहिर के फैमिली को ही टुक एज प्रिजनर ऑफ वॉर, वो युद्ध बंदी भी बना लेता है। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद राजा दाहिर की 2 राजकुमारियों को लेकर वो अरब के खलीफा को एक गिफ्ट की तरह पेश करता है, लेकिन चचनामा के हिसाब से वो दोनों राजकुमारियां ये मन बना चुकी थी कि वो बदला लेंगी मोहम्मद बिन कासिम से, और इसीलिए जब वो खलीफा के पास पहुंचती हैं तो वो खलीफा को ये बताती है कि हमें आपके लिए गिफ्ट की तरफ पहुंचाने वाले मोहम्मद बिन कासिम ने रास्ते में ही हमको करप्ट कर दिया है। और ये बात
जब अरब का खलीफा जानता है और सुन लेता है तो वो इतना फ्यूरियस हो जाता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है। रचनामा के हिसाब से तो बहुत बुरी तरह से मरवाता है कि वो ऑर्डर्स देता है कि इस कासिम की जीते जी खाल निकाल ली जाए और इसके ऊपर बैल की खाल सिल दी जाए, और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ का एंड होता है। लेकिन बहुत सारे दूसरे लिटरेचर्स के हिसाब से कोई इंटरनल राइवलरी थी अरब वर्ल्ड के अंदर, और उस इंटरनल राइवलरी या फैमिली फ्यूड के चलते मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। तो चाहे दोनों में से जो भी कहानियां सही हो, लेकिन इतना तो तय हो जाता है कि अरब्स का एक बड़ा हमला हुआ था भारत के पश्चिमी इलाके सिंध के ऊपर, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाके सिंध के ऊपर, और मोहम्मद बिन कासिम ने इस हमले को लीड किया था। वो सक्सेसफुल रहा था, उसने राजा दाहिर को डिफीट किया था, और राजा दाहिर को डिफीट करके सिंध तक अरब एम्पायर को एक्सपैंड कर दिया था। तो जो अरब्स का ड्रीम था, उनका एम्बिशन था कि भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आगे बढ़ना है और वहां तक अपने साम्राज्य को ले जाना है, वो पूरा हो गया था। आज जो सिंधु नदी बहती है आज के पाकिस्तान के सिंध के अंदर, उस सिंधु नदी के इलाके तक कंप्लीटली अरब्स का कंट्रोल हो गया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ द अरब्स। अब इसके बाद बात आती है दूसरे इन्वेजन की। The series of invasion between 725 AD to 738 AD led by Al-Junaid against Nagbhat I, Vikramaditya II, Bappa Rawal and Pulkeshi Avni Janashray of Rashtrakud dynasty, resulting in the defeat of Arabs and in the death of Al-Junaid। अब ये जो 4 लाइंस लिखी हुई है, इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या। जब अरब 712 AD में सिंध के ऊपर जीत हासिल करते हैं और लगभग अगले 12 सालों में अपना कंसोलिडेशन करते हैं उस इलाके में, 12 सालों में अपने कंसोलिडेशन करने के बाद वो भारत में और आगे बढ़ना चाहते थे। सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के प्रॉस्पेरस और वेल्दी इलाकों को जीतकर वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते थे। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो चुकी थी, इसलिए अब नया अरेबियन कमांडर आता है जो कि इन एक्सपीडिशंस को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। उसका नाम जो मेंशन्ड है लिटरेचर्स में वो है अल जुनैद। तो अब अल जुनैद के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अरेबियन एम्पायर को भारत में और आगे बढ़ाए, और वो ऐसा करता भी है। 725 AD से लेके 738 AD के बीच में वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर बहुत सारे रेड्स करता है, बहुत सारे आक्रमण करता है। ज्यादातर ये शुरुआती आक्रमण लूटपाट के उद्देश्य से किए गए थे कि किसी भारतीय शहर के ऊपर हमला किया जाए, उस भारतीय शहर को लूटा जाए, वहां की वेल्थ को लूटा जाए, मंदिरों को तोड़ा जाए। इसी ऑब्जेक्टिव से कई हमले होने शुरू होते हैं अल जुनैद के। लेकिन जल्दी ही जो इंडियन पावर्स थी, वो इंडियन पावर्स इस बात का रियलाइजेशन कर लेती है कि अरब्स एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ना सिर्फ हमारे पॉलिटिकल सोवरेनिटी के लिए बल्कि कल्चर और रिलीजन के लिए भी। और इसीलिए जितनी भी इंडियन पावर्स थी, वो इंडियन पावर्स अपने आपसी डिफरेंसेस को मिटा के और भुला के एक हो जाती है, यूनाइट हो जाती है, जिसमें लीड कर रहे होते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नागभट्ट फर्स्ट, और उनका साथ देते हैं चालुक्य डायनेस्टी के विक्रमादित्य सेकंड, नागभट्ट फर्स्ट के ही एक फ्यूडेटरी बप्पा रावल, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के पुलकेशी अवनी जनाश्रय जो अपने साथ कुछ सैनिक लेके मदद के लिए आते हैं। तब ये 4 पावर्स जब एक साथ मिलती है तो फिर उसके बाद ये अरब्स के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू करते हैं। ग्वालियर में एक इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, जिस इंस्क्रिप्शन को गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर मिहिर भोज ने बनवाया था। और उस इंस्क्रिप्शन के अंदर ही क्लियरली मेंशन्ड है कि नागभट्ट फर्स्ट जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने अरबों की एक बड़ी सेना को बुरी तरह से डिफीट करके खदेड़ दिया था। ऐसे ही एक और अरब स्कॉलर है जिनका नाम सुलेमान था, जो एक ट्रैवलर भी थे और भारत में आए भी थे। इन्होंने भी अपने अकाउंट्स में लिखा है कि एक अरब आर्मी को क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा था भारत के अंदर। तो नागभट्ट फर्स्ट
उनकी लीडरशिप में विक्रमादित्य सेकंड और बप्पा रावल, और उनकी मदद के लिए राष्ट्रकूट डायनेस्टी के पुलकेशी अवनी जनाश्रय, ये सब मिल जाते हैं और ये मिलकर काउंटर अटैक करते हैं। अल जुनैद एक बहुत बड़ा हमला करते हैं उज्जैन के ऊपर, जिसके बारे में सुलेमान ने भी अपने अकाउंट्स में लिखा हुआ है ओजिनी। अब वो उज्जैन को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो उन्होंने उज्जैन को ओजिनी लिखा है। तो वो ओजिनी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस हमले में नागभट्ट फर्स्ट अपनी लीडरशिप में बप्पा रावल के साथ में मिलके अल जुनैद की आर्मी को ना सिर्फ बुरी तरह डिफीट करते हैं, जबकि इनके पास में बहुत ज्यादा सैनिक नहीं थे उस समय, इनके पास में लगभग 5-6 हजार सैनिक रहे होंगे, और जो अरब आर्मी इनके ऊपर इन्वेट कर रही थी वो 25 से 30 हजार की मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ इन्वेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी नागभट्ट फर्स्ट ने और उनके फ्यूडिटरीज ने मिलके ना सिर्फ इस लड़ाई को जीता, बल्कि दुश्मनों के कमांडर और उनके लीडर अल जुनैद को मौत के घाट भी उतार दिया, जिससे अरबों का मोरल पूरी तरह से डाउन हो गया और उन्होंने रिट्रीट शुरू किया, यानी कि पीछे हटना शुरू किया। और ये बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन होती है जब कोई सेना पीछे की तरफ हटती। जैसे ही अल जुनैद के मरने के बाद उसकी सेना ने पीछे हटना शुरू किया, राजपूतों ने अपने काउंटर अटैक्स और ज्यादा बढ़ाने शुरू कर दिए। सुलेमान अपने अकाउंट में लिखते हैं कि द आर्मी ऑफ अरब्स हैड नो स्पेस टू एस्केप और हाइड, यानी कि अरबों की लौटती हुई आर्मी के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे थे भारतीयों की तरफ से, इसमें अरबों की सेना को न छुपने की न भागने की कोई जगह मिल रही थी, और ज्यादातर सोल्जर्स उसमें मारे गए। जैसे तैसे किसी तरह से कुछ अरब सोल्जर्स अपनी जान बचाकर सिंधु नदी को पार करके उसके पश्चिमी किनारे पे अपना कैंप लगाते, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि इंडियन वॉरियर्स कभी भी इंडस रिवर को पार नहीं करेंगे, क्योंकि समुद्री यात्रा करना और सिंधु नदी को पार करना उस समय भारत की और राजपूतों की संस्कृति में धर्म भ्रष्ट होना माना जाता था। अरब्स ये बात जान चुके थे, उनको ये इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए उन्होंने इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक या इंडस रिवर के माफ कीजिएगा इंडस रिवर के वेस्ट में अपने कैंप्स लगाए, जहां पे उनको विश्वास था कि राजपूत आर्मी उनको चेस करती हुई नहीं आएगी। और किनारा भी उन्होंने वो चुना, नदी का वो हिस्सा चुना जहां नदी सबसे ज्यादा वाइड थी, जहां से अगर किसी तरह से राजपूत आर्मी पार करके भी आना चाहे तो अरबों को और समय मिल जाएगा पीछे हटने का। तो इतनी बुरी तरह से, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में क्रशिंग डिफीट, दी थी अरब्स को 738 एडी में, और इसको कहा जाता है बैटल ऑफ, ज्यादातर हिस्टोरियंस इसको एक नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ राजपुताना। कई किताबों में उसका नाम राजस्थान में लिखा हुआ है। बैटल ऑफ राजपुताना या बैटल ऑफ राजस्थान। तो इस बैटल ऑफ राजस्थान में 738 एडी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है इंडियन पावर्स को। अरब इन्वेडर्स का मोरल और उनके एम्बिशन को वहीं ध्वस्त कर दिया जाता है, जिसके बाद फर्दर आगे भारत में किसी तरह का कोई अरब इन्वेजन नहीं होता है कभी भी। और ये एक सुप्रीम मिलिट्री सक्सेस थी भारत की राजपूत पीरियड के शुरुआती फेज में। लेकिन भारत के ऊपर विदेशी हमले होने यहां पे बंद नहीं होते। हालांकि बहुत लंबे वक्त के बाद में 1000 एडी से लेकर 1000 एडी से लेकर 1025 एडी के बीच में एक बार फिर भारत के ऊपर हमला होना शुरू होता है, लेकिन बहुत बाद में। अगर आप अरब्स के इन्वेजन को देखोगे तो 738 एडी में इनका इन्वेजन होता है, और इतनी बुरी हार का इनको सामना करना पड़ता है कि फिर उसके बाद ये कभी लौट के नहीं आते, और लगभग 200 से भी ज्यादा साल बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 250 साल बाद भारत के ऊपर फिर कोई हिम्मत कर पाता है हमला करने की। लेकिन वो अरब्स नहीं होते। अरब्स का तो मोरल भी डाउन हो गया था, और 200-250 साल में वो पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग भी नहीं रहे थे, मिलिटरीली इतने स्ट्रांग भी नहीं रहे थे कि वो फर्दर भारत के ऊपर आगे बढ़ के हमला करे। तो फिर लगभग 200-250 साल बाद सेंट्रल एशिया की तरफ से टर्क्स
हमला करते हैं भारत के अंदर, और फिर रिवाइव होता है लेटर राजपूत पीरियड में भारत के ऊपर होने वाले इन्वेजन। तो अर्ली राजपूत पीरियड में जब गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों की शक्ति थी, तब भी भारत इतना मजबूत था कि उसने विदेशी आक्रमणों का न सिर्फ डटकर सामना किया बल्कि उनको बुरी तरह से पराजित करके वापस खदेड़ दिया। लेकिन जैसे कि अपन ने बात करी कि 250 साल बाद एक बार फिर रिवाइवल होता है विदेशी हमलों का भारत में, और अब भारत में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन बहुत बढ़ गया है। उत्तर में हिंदूशाही डायनेस्टी है, तोमर डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में गढ़वाल डायनेस्टी रूल कर रही है, बिहार बंगाल के अंदर सेन डायनेस्टी का राइज हो गया है, सेंट्रल इंडिया में परमार और कलचुरी डायनेस्टी रूल कर रही है, गुजरात में चालुक्य सोलंकी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उन्होंने भी एक डायनेस्टी कायम कर ली है। तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया था। बुंदेलखंड के रीजन में चंदेल डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो इसका फायदा उठा के एक बार फिर विदेशी आक्रमणकारी भारत पे हमला करना शुरू करते हैं, और इस हमले को लीड करता है वो इन्वेडर जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत के ऊपर 17 हमले करता है। ही मेक्स 17 रेड्स इनटू इंडिया। अनफॉर्चुनेटली उसके 17 के 17 रेड्स भारत के ऊपर सक्सेसफुल होते। जरा हम देखें कि डेवलपमेंट्स कैसे होते। इन्वेजन एंड रेड्स ऑफ महमूद गजनवी, जो कि 1000 एडी से लेके 1025 एडी के बीच में होते हैं। ही फर्स्ट डिफीटेड जयपाल ऑफ हिंदूशाही एंड कॉन्कर्ड पंजाब रीजन। ये एक बहुत बड़ी इसकी जीत थी, जो कि एक लड़ाई में होती है, जिस लड़ाई को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ वैहिंद। इसे वैहिंद की लड़ाई या बैटल ऑफ वैहिंद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घटित होता है। इस लड़ाई में जयपाल अनफॉर्चुनेटली हार जाता है। अनफॉर्चुनेटली हार जाने से भी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली जयपाल वॉज टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसके बाद गजनवी जयपाल के बेटे आनंदपाल को कहता है कि अगर तुम अपने पिताजी को जीवित वापस देखना चाहते हो तो मुझे सबसे पहले तो अपने बहुत सारे एरियाज तुमको देने पड़ेंगे, साथ ही साथ में तुम्हें बहुत सारा रैंसम भी देना पड़ेगा, यानी फिरौती की रकम देनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारे पिता यानी कि जयपाल को छोड़ूंगा। अब आनंदपाल का ये फर्ज था कि वो अपने पिता जयपाल को बचाए, इसीलिए वो खैबर के दर्रे के इलाके, जो कि इन्वेजन रूट होते थे भारत में घुसने का, मैदानों में घुसने का पंजाब के, उसे सरेंडर करने पड़े। साथ ही साथ बहुत सारे पैसे देने पड़े महमूद गजनवी को, जिसके बदले में महमूद गजनवी ने जयपाल को रिलीज कर दिया। लेकिन जयपाल इस हार से इतने ज्यादा ह्यूमिलिएटेड थे कि जयपाल ने तय किया कि वो जीवित नहीं रहेंगे अब, और सेल्फ इमोलेशन यानी कि स्वयं को जिंदा जला के जयपाल ने खत्म कर लिया। जयपाल ही एक ऐसा रूलर था जो गजनवी को टक्कर दे सकता था, लेकिन बीइंग अ क्षत्रिय जयपाल के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा था, और गजनवी के हाथों पकड़े जाने के बाद और फिरौती की रकम दिए जाने के बाद जो जयपाल को छोड़ा गया था, ये इतना ह्यूमिलिएटिंग था कि जयपाल ने तय किया कि अब वो आगे जीवित नहीं रहेंगे, और जयपाल ने सेल्फ इमोलेशन करके अपने आप को खत्म कर दिया। जिसके बाद आने वाले वक्त में गजनवी के लिए रास्ता और साफ हो गया, क्योंकि आनंदपाल उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं था, जो जयपाल के बाद रूलर बनता है हिंदूशाही डायनेस्टी का, कि वो गजनवी का मुकाबला कर सके। और इसीलिए गजनवी ने बहुत ही स्मूथली और आसानी से भारत के पंजाब के इलाके में घुसकर, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उस इलाके में आनंदपाल को कई लड़ाइयों में डिफीट करके ज्यादातर पंजाब के इलाके में कब्जा कर लिया, जो आज का मुल्तान है, आज का लाहौर है, आज का पेशावर है, ये सारे, आज का रावलपिंडी है, ये सारे जो पंजाब के इलाके थे, जिसे आज वेस्टर्न पंजाब भी कहा जाता है, ये सारे इलाके वो जीत लेता है। और इसी के साथ गजनवी नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना प्रेजेंस बना के रखने में कामयाब हो जाता है, और यहाँ से वो एक लॉन्च पैड बनाता है, एक मिलिट्री बेस बनाता है, और इस मिलिट्री बेस को बनाकर फिर भारत में और ज्यादा रेड्स करने शुरू करता है, भारत में और ज्यादा छापामारी करना शुरू करता है। देखिए, महमूद गजनवी के इन्वेजन्स को हम रेड बार बार कह रहे हैं,
यहाँ पे भी हमने रेड वर्ड यूज किया है, और आगे भी यहाँ पे हमने रेड वर्ड यूज किया है, इन्वेजन वर्ड यूज नहीं किया है। इन्वेजन जब किसी इलाके पे किया जाता है तो उसका मकसद होता है उस इलाके को जीत कर अपने साम्राज्य के अंदर शामिल करना, लेकिन जब हम वर्ड रेड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है छापामारी करना, यानी कि किसी इलाके में घुस के उसके किसी शहर को लूट कर वापस चले जाना, वहां पे परमानेंटली कब्जा नहीं करना। तो गजनवी का जो मकसद था भारत को लेकर वो रेड्स करना था, और उन रेड्स को अच्छे से कर सके इसीलिए पंजाब के इलाके को जीतना और वहां पे एक मिलिट्री बेस बनाना उसके लिए जरूरी था। इसीलिए उसने हिंदू शाही डायनेस्टी को डिफीट किया और उनको डिफीट करके पंजाब में अपने मिलिट्री बेस बनाए। तो फिर गजनवी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? गजनवी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य को, एक एम्पायर को, सल्तनत को कायम करना। गजनवी का ऑब्जेक्टिव भारत में सल्तनत कायम करना था भी नहीं कभी, और वो जानता था कि वो कर भी नहीं सकता है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल एशिया में एक ग्रेट एम्पायर क्रिएट करना। लेकिन उस ग्रेट एम्पायर को क्रिएट करने के लिए महमूद गजनवी को पहले एक ग्रेट आर्मी बनानी थी, और वो ग्रेट आर्मी बनाने के लिए उसको ग्रेट वेल्थ चाहिए थी, और वो ग्रेट वेल्थ उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ग्रेट टाउन से मिल सकती थी जहां पर की ग्रेट वेल्थ मौजूद थी। और इसीलिए गजनवी ये प्लान करता है कि वो भारत को जीत तो नहीं सकता, लेकिन अचानक हमला करके भारत के शहरों को वो लूट सकता है, और इस तरह से एक एक शहर को कई बार लूट के वो बहुत सारी वेल्थ अर्न कर सकता है, जिस वेल्थ की मदद से वो एक बड़ी आर्मी बनाएगा, और उस आर्मी से वो सेंट्रल एशिया के अलग अलग इलाकों को जीत के एक बहुत बड़े एम्पायर को कायम करेगा। और इसी ऑब्जेक्टिव से गजनवी ने एक एक करके भारत के इन शहरों को लगातार लूटना शुरू किया। पेशावर, जो आज के पाकिस्तान में सिचुएटेड है, लिख देता हूं मैं यहां पे, आज के पाकिस्तान में सिचुएटेड है पेशावर। नागरकोट, जो आज के भारत के हिमाचल में सिचुएटेड है। थानेश्वर, जो आज के भारत के हरियाणा में सिचुएटेड है। मथुरा, जो आज के भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सिचुएटेड है। कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश के मध्य यानी कि सेंट्रल में सिचुएटेड है, आज के कानपुर के पास में। कालिंजर, जो कि बुंदेलखंड में सिचुएटेड है। दीपालपुर, जो आज के पाकिस्तान में लाहौर के पास में सिचुएटेड है। एंड सोमनाथ, जो आज के गुजरात में सिचुएटेड है। तो गुजरात, पंजाब, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आज के पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के ऊपर कई बार हमले गजनवी ने किए, और इन सारे हमलों को मिला के गजनवी के 17 रेड्स होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 17 रेड्स। सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक 17 रेड्स किए। एंड द मोस्ट इनफेमस रेड वाज दैट ऑफ सोमनाथ। इसमें सबसे जो कुख्यात रेड इसने किया था, ये सबसे इनफेमस रेड किया गया था सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, जिसको तोड़ा गया था और जिसको लूटा गया था। दैट वाज द लास्ट मेजर रेड। वैसे आखिरी रेड महमूद गजनवी की पंजाब में की गई थी जाटों के खिलाफ, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जब गजनवी जा रहा था तो जाटों ने बड़ा हमला किया था गजनवी के ऊपर और लुटेरे को लूट लिया था। इसीलिए वहां से जैसे तैसे बच के तो निकल गई गजनवी की फौज, लेकिन गजनवी ने प्लान किया कि जाटों ने जो हमारे को लौटते वक्त हमले किए और हमको नुकसान पहुंचाया, हम उसका बदला लेंगे। तो उसका बदला लेने के लिए 1 साल बाद वापस गजनवी की सेना पंजाब में आती है और जाटों के कई गांवों को बर्बाद कर देती है। तो वो एक्चुअली आखिरी रेड थी गजनवी की, लेकिन आखिरी बड़ी रेड गजनवी की सोमनाथ के मंदिर में ही थी, जहां पर एक घमासान लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे बैटल ऑफ सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। द सोमनाथ टेम्पल वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स ट्रेजर्स।
सोमनाथ का मंदिर अपने खजानों के लिए बहुत मशहूर था, बहुत वेल्थ थी सोमनाथ के मंदिर के अंदर। देयर वेर 1000 प्रीस्ट टू सर्व द टेम्पल, टेम्पल को सर्व करने के लिए लगभग 1000 पुजारी हुआ करते थे। हंड्रेड्स ऑफ डांसर्स, जिन्हें हम देवदासियों के नाम से भी जानते हैं, एंड सिंगर्स प्लेस्ड बिफोर इट्स गेट, उसके द्वार में, उसके मंडप में कई नर्तकियां और कई गाने वाले गायक परफॉर्मेंस दिया करते थे। देयर वॉज अ फेमस लिंग, देखिए सोमनाथ का मंदिर शिव जी को डिवोटेड था, इसलिए एक बहुत ही मशहूर और एक बहुत बड़ा शिवलिंग वहां पर मौजूद था। A rude pillar stone adorned with gems embroidered with precious like stars which decorated the shrine। ना सिर्फ ये शिवलिंग था, लेकिन इस शिवलिंग के ऊपर बहुत ही कीमती रत्न जड़े हुए थे और ये बहुत वैल्यू रखता था इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। तो ये लालच की वजह थी गजनवी के, और गजनवी ने इसी लालच से इस मंदिर के ऊपर आक्रमण भी किया था। द ब्रेव हिंदू राजपूत केम फॉरवर्ड टू डिफेंड द टेम्पल। अब ऐसा नहीं था कि टेम्पल के ऊपर गजनवी केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, इतना नहीं था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि गजनवी ने मुल्तान से अचानक राजस्थान का रास्ता लिया। मुल्तान आज के पाकिस्तान में है, और वहां से सीधे राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात की तरफ इसने इन्वेजन कर दिया। तो इन्वेजन अचानक हो गया था, और क्योंकि इन्वेजन अचानक हो गया था, इसीलिए गुजरात के रूलर, जो चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स थे, वो तैयार नहीं थे उस समय उस हमले के लिए। उनके बहुत कम सैनिक, लगभग 10 से 15 हजार सैनिक ही ऐसे थे जो इस हमले का जवाब दे सकते थे, जो तैयार थे उस समय लड़ाई के लिए। लेकिन गजनवी लगभग 40,000 की सेना लेके आया था इस हमले को करने के लिए। तो उनके लिहाज से 14-15 हजार के भारत के ट्रूप्स बहुत कम थे इस मंदिर को डिफेंड करने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे यंग लड़के थे जिन्होंने, जो योद्धा नहीं थे, लेकिन जिन्होंने तय किया कि वो अपने मंदिर की रक्षा करने के लिए हथियार उठाएंगे और दुश्मनों से लड़ेंगे। और लगभग 20 से 25 हजार ऐसे लोग, सिविलियंस, इकट्ठा हुए, जिन्होंने कहा कि भले हमको लड़ना पड़े, भले हमको युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना पड़े, लेकिन हम मंदिर की रक्षा करेंगे। तो यहां पे शुरुआत होती है सोमनाथ के मंदिर की लड़ाई की, बैटल ऑफ सोमनाथ की, जहां पर गजनवी की 40,000 की सेना जब पहुंचती है तो उनको भी सामने डिफेंस में लगभग 40,000 योद्धा मिलते हैं। लेकिन इन 40,000 में से सिर्फ 15,000 ऐसे थे जो सही मायनों में योद्धा थे, और बाकी जो 25,000 थे या 20,000 थे वो सिविलियंस थे, जो जोश में या एक एंथुजियाज्म में आ तो गए थे लड़ने के लिए, लेकिन वो बहुत कब तक किला लड़ा पाते ये कुछ भी तय नहीं था। और अब क्या होता है, अब 2 लाइन ऑफ डिफेंस बनाया जाता है। जैसे इसको हम सोमनाथ का मंदिर मान लेते हैं, ये सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ के मंदिर के अराउंड एक लाइन ऑफ डिफेंस बनता है जिसमें ज्यादातर सिविलियंस होते हैं, और जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनता है इसमें ऐसे सिविलियंस जो फिजिकली फिट थे और थोड़ा लड़ना जानते थे, और ज्यादातर जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे गुजरात के राजपूत सैनिक, वो यहाँ पे मोर्चा संभालते। मंदिर के अराउंड 2 लाइन ऑफ डिफेंसेस बनाई जाती। पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो इनएक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स की थी, और दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस जो फ्रंट में थी वो एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स की थी। और इसके ऊपर गजनवी अलग अलग डायरेक्शन से हमला करता, उसकी सेना अलग अलग डायरेक्शन से इन लाइंस के ऊपर हमला करना शुरू करती है, और यहाँ पे शुरू होता है बैटल ऑफ सोमनाथ। 15,000 हमारे पास योद्धा थे जो लड़ना जानते थे, लेकिन ये 15,000 योद्धा लगभग 1.5 से 2 दिन तक गजनवी की सेना को इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार नहीं करने देते। घमासान लड़ाई होती है, गजनवी के सैनिकों को नाको चने चबवा दिए जाते हैं, खूब नुकसान भी होता है गजनवी का, लेकिन लगभग 1.5 से 2 दिन तक ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गजनवी पार नहीं कर पाता। लेकिन गजनवी की फोर्स का बहुत ज़्यादा दबाव था इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे, और धीरे धीरे करके इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के प्रोफेशनल वॉरियर्स एक एक करके स्लेन होते जा रहे थे, और इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कई जगह से ब्रीचेस बनते जा रहे थे, घुसने के रास्ते बनते जा रहे थे। और इसी का फायदा मिला गजनवी को कि उसकी आर्मी ने यहाँ से इन ब्रीचेस से, इन लूप होल से अंदर घुसना शुरू किया, और इन लूप होल से अंदर घुस के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर हमला कर दिया।
सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, बट फिर भी हथियार उनके हाथ में थे और अपने मंदिर की रक्षा करने की भावना उनके अंदर थी। इसलिए वो लगभग आधे दिन तक मुकाबला करते हैं गजनवी से। यहाँ पे गजनवी को ज्यादा चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता है, उसकी सेना आसानी से इन लोगों का स्लॉटरिंग करती है। ये लोग बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन आधे दिन के अंदर अंदर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी पार हो जाता है और गजनवी की आर्मीज अब इस मंदिर के ऊपर धावा बोल देती है। सबसे एंड में बहुत सारे पुजारी आते हैं मंदिर के, बहुत सारे जो देख रेख करने वाले केयर टेकर्स और पुजारी आते हैं और वो गजनवी को रोकते हैं। और वो गजनवी को रोक कर ये बोलते हैं कि महमूद, तुम्हें क्या चाहिए? तुमको वेल्थ चाहिए ना, तुम यही लूटने आए हो ना, हम बहुत वेल्थ दे देंगे तुमको, लेकिन तुम इस मंदिर को डिस्ट्रॉय मत करो, ये हमारी आस्था का केंद्र है। और गजनवी को वो बहुत सारी वेल्थ भी ऑफर करते हैं कि ठीक है, ये वेल्थ ले लो, लेकिन इस मंदिर को तोड़ो मत तुम। गजनवी सोच में पड़ जाता है। गजनवी सोचता है कि क्या मैं इस मंदिर को तोड़ने से रुक जाऊं, क्योंकि वेल्थ तो मुझे यूं भी मिल रही है, या मैं इस मंदिर को तोड़ूं ही तोड़ूं। बहुत देर तक गजनवी इस बारे में सोचता है, शायद उसको एक पूरा दिन लग जाता है इस बारे में सोचने में। और उसके बाद वो ये फैसला लेता है कि नहीं, चाहे उसको जितनी भी वेल्थ मिल रही है, पर वो इस मंदिर को तोड़ेगा जरूर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे रिलीजन के फिलॉसफी के हिसाब से चलता है और वो ये सोचता है कि अगर आज मैंने इस मंदिर को छोड़ दिया तो मेरी आने वाली जनरेशन मुझे बुत परस्त मान लेगी, यानी कि मूर्ति पूजक मान लेगी, यानी कि आइडल वर्शिपर मान लेगी कि भाई गजनवी ने उस मंदिर को नहीं तोड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं गजनवी शिवजी के सामने झुक गया। तो उसने बोला नहीं, ऐसा मैं किसी को सोचने का मौका ही नहीं दूंगा और इस मंदिर को तोड़ूंगा। मेरी आने वाली जनरेशन मुझे बुत परस्त नहीं बल्कि बुत शिकन के रूप में जाने, ये मैं चाहता हूं। तो उसने जितनी भी वेल्थ उसको ऑफर की जा रही थी वो ठुकरा दी और इस मंदिर के ऊपर धावा बोल दिया, इसके शिवलिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस मंदिर की दीवारों के ऊपर जो भी रत्न जड़े हुए थे, जो भी ज्वेल्स थे, उनको निकाल लिया, मंदिर को भी तोड़ा डेस्परेटली, जानबूझ के, डेलिबरेटली, ताकि वो बुत शिकन के रूप में जाना जाए। और अनफॉर्चुनेटली ये एक मैजेस्टिक टेम्पल तोड़ा जाता है, इसको बहुत सारी वेल्थ यहाँ से लूटी जाती है, बहुत सारे प्रीस्ट को यहाँ पर स्लॉटर किया जाता है, बहुत सारे लोगों को, डांसर्स को एनस्लेव किया जाता है और एक बहुत ब्रूटल ब्लडशेड वहाँ पे होता है। जिसके बाद गजनवी वापस मुल्तान की तरफ जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुल्तान की तरफ जाते हुए रास्ते में जाटों के गांवों से उसके ऊपर बहुत आक्रमण होते हैं और इसीलिए जाटों को सबक सिखाने के लिए 1 साल बाद गजनवी आखिरी बार लौट के आता है भारत में और जाटों के कई गांवों को डिस्ट्रॉय करता है। तो गजनवी भारत के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा एक लुटेरा या एक लुटेरा या खूनी के रूप में ही जाना जाएगा, क्योंकि गजनवी ने भारत के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था। उसने सिर्फ लूट पार्टी करी थी भारत के अंदर। मथुरा के मंदिर को तोड़ा, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, नागरकोट में एक मंदिर था उसको तोड़ा, दीपालपुर को लूटा, पेशावर को लूटा, कन्नौज को लूटा, कालिंजर पे हमला किया। कुछ इतिहासकार तो ये तक कहते हैं कि त्रिपुरी तक हमला किया था इसने, जो कि आज के मध्य प्रदेश के जबलपुर के इलाके हैं, लेकिन ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है कि क्या सही में ये त्रिपुरी तक हमला करता है। लेकिन हाँ, इसने भारत में बहुत सारे रेड्स किए और ज्यादातर रेड्स इसके सक्सेसफुल ही होते थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इतना सक्सेसफुल ये क्यों होता है? इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ गजनवी इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था। क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट, ही अटैक्ड by using the element of
सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का इन्होंने यूज किया। गजनवी जब किसी शहर पे हमला करता था तो इस तरह से करता था कि उस इलाके के रूलर को पता ना चले कि गजनवी हमला कर रहा है। ना ही उस जमाने के अंदर सैटेलाइट्स हुआ करती थी, ना ही कुछ ऐसे अलार्मिंग सिस्टम्स हुआ करते थे जो आपको बता सके कि आपके इलाके में कोई सेना आगे बढ़ रही है। गुप्तचर होते थे लेकिन वो ज्यादातर बॉर्डर्स के इलाके में होते थे। बाय द टाइम गजनवी पहुंच जाता था तब तक पता ही नहीं चलता था कि गजनवी की एक मैसिव आर्मी आ रही है इन्वेड करने के लिए, और वो किस शहर को इन्वेड करेगी ये भी एग्जैक्टली पता नहीं होता था। तो अगर कोई रूलर डिफेंड भी करना चाहता था अपनी टेरिटरी को तो वो अपनी आर्मी को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करे जिससे कि गजनवी की लूट को रोका जा सके, ये रूलर को भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पता चलता था। तब तक वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज नहीं कर सकता था। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये आता है कि द इंडियन रूलर्स had decentralized and scattered army. The Indian rulers had decentralized and scattered army. उनकी आर्मी एक तो डिसेंट्रलाइज्ड होती थी जिसमें बहुत सारे पार्ट टाइम वॉरियर्स होते थे, दूसरा जो आर्मी होती थी वो फैली हुई होती थी पूरे राज्य के अंदर। तो गजनवी जब किसी एक शहर के ऊपर हमला करता था तो एक साथ वो आर्मी मोबिलाइज तेजी से नहीं हो पाती थी। तो वो भी एक बड़ी वजह थी जो गजनवी ने भांप लिया था इंडियन मिलिट्री सिस्टम के अंदर ये डिफेक्ट। द इंडियन ट्रूप्स वेर स्लो in mobilization. तो एक तो बड़ी आर्मी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, स्कैटर्ड है, दूसरा मोबिलाइजेशन करके अगर आना भी है तो उसमें भी मोबिलाइजेशन स्लो होता था क्योंकि भारतीय सेनाओं में बड़े बड़े हाथी होते थे, पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार कम होते थे, जिसकी वजह से इनका मोबिलाइजेशन बहुत स्लो होता था। तो गजनवी को ये बात पता थी कि अगर मैंने किसी किंगडम में हमला किया और उसके किसी शहर के ऊपर हमला कर दिया तो हमको वहां पे बहुत कम सैनिक मिलेंगे। जब तक हम उस शहर को बर्बाद करेंगे, लूटेंगे, तब तक इनकी सेना मोबिलाइज होनी शुरू होगी और जब तक वो पहुंचेगी उस शहर तक उससे पहले हम उस शहर को लूट पाट करके वापस निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक वजह हुआ करती थी। चौथी इंपॉर्टेंट वजह यहाँ पे हुआ करती थी द टर्किश आर्मीज वे द टर्किश द इंडियन ट्रूप्स वेर लो, सॉरी ये मिट गया था, रब हो गया था। द टर्किश आर्मीज हैड फास्टर हॉर्सेस। इनके जो घोड़े होते थे इन घोड़ों को कहते थे तुर्कोमान घोड़े, जो कि दुबले पतले स्लेंडर घोड़े होते थे और शॉर्ट डिस्टेंसेस के चेज में बहुत तेज दौड़ते थे। तो अगर कभी कोई इंडियन ट्रूप्स इनको पकड़ने की भी कोशिश करते थे तो ये घोड़ों के ऊपर बैठे हुए ये टर्किश सोल्जर्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ते थे और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए बहुत से दूर निकल जाते थे और फिर इंडियन रूलर्स अपने चेज को गिव अप कर देते थे, जिसके चलते यहां पर यह देखने को मिलता है कि जब गजनवी किसी शहर को लूट कर जाता था तो बड़ी तेजी से भाग भी सकता था और इन्हीं घोड़ों की मदद से बड़ी तेजी से हमला भी कर सकता था। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स की वजह से गजनवी ने सबसे पहले तो ये डिफेक्ट देख लिया था कि इंडियन आर्मीज है तो स्ट्रांग, अगर उनसे लंबी लड़ाई की जाए एक जगह रुक कर तो वो मोबिलाइज हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो नंबर्स में भी ज्यादा होंगी तो वो भारी पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा मौका ही नहीं देना है इंडियन ट्रूप्स को। अचानक आना है, किसी शहर के ऊपर धावा बोलना है, वहां को लूटना है, उस शहर को लूटना है और लूट पाट करके वापस निकल जाना है। क्योंकि गजनवी का ऑब्जेक्टिव क्या था? सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़े एम्पायर का क्रिएशन करना। भारत के ऊपर एम्पायर बनाने का उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, अगर रहा भी हो तो वो जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है
क्योंकि इंडिया में रुक कर अगर वो लड़ाई लड़ता तो इंडियन आर्मीज को, ट्रूप्स को वो टाइम मिल जाता मोबिलाइज करने का, और एक बार अगर वो मोबिलाइज हो जाते तो फिर वो गजनवी को वापस नहीं जाने देते। तो गजनवी इतना इंटेलिजेंट था कि वो जानता था कि मुझे ये करना ही नहीं है, और इसलिए गजनवी ने लगातार रेड्स किए, शहरों को लूटा, बहुत सारी वेल्थ अर्न करी और वापस सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के इलाकों में चला गया। तो इस तरह से गजनवी को भारत में सक्सेस मिली थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो नहीं जीत सकता था अगर वो भारत में रुक जाता तो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था लेकिन से पहले, वो लेकिन ये था कि एक ऐसा का ऐसा, ऐसी की ऐसी लड़ाई होती। देखो गजनवी ने तो बहुत इंटेलिजेंटली काम किया कि भारत के इलाकों के ऊपर रेड किए, लूटपाट करके चला गया, इससे पहले कि मैक्सिमम मोबिलाइजेशन इंडियन ट्रूप्स का हो वो निकल जाता था। पर क्या होता है कि गजनवी का एक भांजा होता है जिसका नाम होता है गाजी सैयद सालार मसूद, जिसको सालार मसूद के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। ये लगभग 11 या 15 साल का था जब सोमनाथ के मंदिर के ऊपर गजनवी ने हमला किया था और उसको लूटा था। तो गजनवी की आर्मी के साथ आया था ये, तो इसने वो सब देखा था कि किस तरह से हमारी सेना यहाँ आई थी और किस तरह से हमारी सेना ने यहाँ के वॉरियर्स को डिफीट किया था, यहाँ के लोगों को लूटा था, मंदिर को तोड़ा था। तो बचपन से उसके मन में ये इच्छा हो गई थी कि मैं भी वैसा ही कुछ करूं जैसा कि मेरे मामा ने किया था। और इसीलिए जब वो बड़ा हुआ और रूलर बना, उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ आई, तो उसने एक बहुत मैसिव इन्वेजन किया भारत के अंदर, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है बैटल ऑफ बहराइच के रूप में। ये बहराइच कहाँ पे? प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का इलाका है, बहुत फार डीप इनटू उत्तर प्रदेश, जो बिल्कुल नेपाल की बॉर्डर जहां से शुरू हो जाती है वहां पे है बहराइच। वहां पर एक लड़ाई लड़ी गई थी जो कि सैयद सालार मसूद और उनके सामने राजा सुहलदेव की बीच की हुई लड़ाई थी। सबसे पहले सैयद सालार मसूद, जो जीत के नशे में चूर था, जो टर्किश आर्मी की पावर के नशे में चूर था, और उसको ये लगता था कि कोई भी ऐसी इंडियन पावर नहीं है जो हमारे सामने टिक पाए। और कुछ हद तक वो सही भी था, क्योंकि टर्किश मिलिट्री सिस्टम बहुत फाइन हो चुका था, उनके वॉरियर्स बहुत फाइन थे, उनके पास बहुत अच्छे किस्म के घोड़े थे और अच्छे हथियार भी थे, और सबसे बड़ी बात उनका मोरल बहुत हाई था, क्योंकि गजनवी ने भारत में 17 रेड्स किए थे और 17 के 17 सक्सेसफुल रहे थे। तो इन सभी बातों से प्रोत्साहित होके, मोटिवेटेड होके सालार मसूद भारत के अंदर हमला करता है। अब भारत के अंदर हमला करके उसको इनिशियल सक्सेस भी मिलती है, वो दिल्ली तक के इलाके जीत लेता है, दिल्ली तक के इलाके जीत के वो कन्नौज को भी जीत लेता है, और कन्नौज से भी वो आगे बढ़ता है। ये सब भी रेड्स की तरह थे, अचानक हमला करना किसी शहर पे, उसको लूट लेना और आगे बढ़ना, फिर किसी शहर को लूट लेना, फिर आगे बढ़ना। यहां तक सब कुछ सही था सालार मसूद के लिए, लेकिन सालार मसूद ने आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाके में पहुंच के वहां पे अपने पोजीशन को जमा लिया, अपने कैंप लगा लिए, और अपने कैंप्स को लगा के आसपास के जितने भी छोटे मोटे राजा ठाकुर थे उन सबको ये मैसेज पहुंचवाया कि आप सभी आओ, मेरे कैंप में मेरा दरबार लगा है, मेरे सामने झुको और मुझे टैक्सेस पे करो। गजनवी का इरादा क्या था? भारत के शहरों को लूट के निकल जाना। सालार मसूद का इरादा क्या बन गया? भारत के शहरों को जीत लेना और यहां के रूलर से हमेशा टैक्सेस लेते रहना, परमानेंटली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यहां के रूलर से टैक्सेस लेते रहना। और इसलिए उसने अपना एक छोटा सा दरबार भी लगा लिया यहाँ पे, और यहाँ के राजाओं को खुली चुनौती दी कि जो भी मेरा ऑपोजिशन करेगा, मेरी फ्यूरी उसके ऊपर टूट के गिरेगी, और अगर ऐसा करने से बचना चाहते हो आप, तो आप मेरे दरबार में आओ, मेरे सामने झुको, मुझे टैक्सेस पे करो। अब इसका रिजल्ट ये हुआ, देखो गजनवी ने यही गलती नहीं करी थी, वो जब भी भारत में आया लंबे समय तक रुका नहीं, चला गया, और उसने कभी भी चुनौती नहीं दी किसी रूलर को कि आओ और लड़ो मुझसे। आया, हमला किया, निकल गया। सालार मसूद ने गलती कर दी कि वो यहाँ पे स्टेशनड हो गया, और स्टेशनड होके भारतीय राजाओं को चुनौती दे दी। भारतीय राजा ताकतवर थे, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उनको मोबिलाइज होने में टाइम लगता था, लेकिन वो टाइम सालार मसूद ने भारतीय राजाओं को दे दिया। राजा सुहलदेव की लीडरशिप में आसपास के कई राजा इकट्ठे हो गए, और इन इकट्ठे हुए कई राजाओं ने सुहलदेव की लीडरशिप में सालार मसूद के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी, युद्ध छेड़ दिया।
बहुत लंबी लड़ाई ये चली थी, जिसे बैटल ऑफ बहराइच कहा जाता है। वो लगभग 1 महीने लंबी चली लड़ाई थी। अलग अलग मोर्चों पर कई युद्ध हुए, तुर्कों की सेना के और भारतीयों की। ये लोग लगभग, यानी कि तुर्क लगभग 1 लाख की सेना लेके आए थे। बहुत मैसिव आर्मी लेके आया था सालार मसूद, और इसीलिए बहुत लंबा और अलग अलग मोर्चों पर चलने वाला ये युद्ध हुआ, जिसको एक नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ बहराइच। बैटल ऑफ बहराइच इन 1040 एडी, ये भी एक अप्रोक्सीमेट डेट है कि 1040 एडी के आसपास ये लड़ाई लड़ी जाती है। was a decisive battle between the forces of Raja Suhal Dev and Ghazi Sayyid Salar Masood in the summers of 1040 AD। गर्मियों में लड़ी गई थी ये लड़ाई, लगभग जून के महीने के आसपास ये घमासान हुआ था, आज के उत्तर प्रदेश की बहराइच सिटी के नजदीक बिल्कुल। द इन्वेडिंग गजनविद आर्मी ऑफ, अब यहाँ पे गजनविद आर्मी लिखा हुआ है, गजनविद आर्मी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सैयद सालार मसूद डिसेंडेंट था गजनवी का, इसलिए गजनविद आर्मी लिखा हुआ है। द गजनविद आर्मी ऑफ 1 लाख वॉज कंप्लीटली एनाइलेटेड and leading to a pause in the Muslim conquest on the Indian subcontinent, whose second phase had started with Mahmud of Ghazni। देखिए, मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का पहला फेज अरबों की लीडरशिप में शुरू हुआ था, जो 738 एडी में राजपूताना की लड़ाई के साथ खत्म हो गया था। मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का सेकंड फेज शुरू हुआ था महमूद गजनवी के साथ में, जो शुरू में तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन यहाँ पे सैयद सालार मसूद की सेना के 1 लाख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि लिटरेचर्स के थ्रू ये बात पता चलती है कि नॉट इवन अ सिंगल सोल्जर वॉज स्पेयर्ड, not even a single soldier was taken as prisoner of war, each and every soldier who was defeated was killed, including Sayyid Salar Masood। एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, क्योंकि तुर्कों ने जो महमूद गजनवी ने किया था भारत में, हमला किया, शहरों को लूटा, लोगों को एनस्लेव किया, मंदिरों को तोड़ा, इससे भारत के लोगों के मन में तुर्कों के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि जब उनको मौका मिला, कोई तुर्की आर्मी उनसे हार गई, कोई टर्किश आर्मी उनसे हारी, तो उस टर्किश आर्मी के एक भी सैनिक को जीवित नहीं छोड़ा गया, एक एक सैनिक को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी के साथ मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया का जो सेकंड फेज होता है वो एक हॉल्ट पे आ जाता है, एक बहुत लंबा हॉल्ट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हॉल्ट हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है भारत के लिए, और एक तीसरा फेज शुरू होता है टर्किश इन्वेजन्स का भारत के अंदर। और ये इन्वेजन्स गुरिद इन्वेजन्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये इन्वेजन्स थे इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गौरी। और क्योंकि ये इन्वेजन मोहम्मद गौरी के इन्वेजन थे, इसीलिए इनको गुरिद इन्वेजन कहा जाता है। देखिए, गजनवियों ने क्या किया था, गजनवियों ने पंजाब तक के इलाके को जीत लिया था, और उस पंजाब तक के इलाके को जीत कर वहां पर अपना एक फर्म मिलिट्री बेस बना लिया था, और वहीं से आगे बढ़ के वो मेन लैंड इंडिया के अंदर अटैक्स लॉन्च करते थे। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम गजनविद एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू होता है, और गजनविद एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही उनकी जगह लेना शुरू करता अफगानिस्तान में राइज हुई एक नई डायनेस्टी, जिसको हम गुरिद एम्पायर कहते हैं, जो मोहम्मद गौरी और उसके बड़े भाई शहाबुद्दीन, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गौरी और उसके बड़े भाई के साथ मिलकर बनाया गया एक एम्पायर था। लेकिन इसमें मेन एक्शन या मेन ऑपरेटेंट मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी था। मोहम्मद शिहाबुद्दीन, इसका पूरा नाम मोहम्मद मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन गौरी हुआ करता था। तो मोहम्मद मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन गौरी ने भारत के अंदर आगे बढ़कर वैसी ही लूट और वैसी ही प्लंडर करने का एम्बिशन अपने मन में तैयार किया, जैसा कि कभी महमूद गजनवी ने किया था। और इसीलिए उसने सबसे पहला टारगेट चूज किया सोमनाथ का, क्योंकि महमूद गजनवी ने वैसे तो कई टाउन्स को प्लंडर किया था, लेकिन उसकी जो सबसे इनफेमस विक्ट्री थी वो सोमनाथ की लड़ाई में हुई थी। और इसीलिए गौरी, जो कि कहीं ना कहीं महमूद गजनवी को अपना आदर्श मानता था,
उसने भी सोमनाथ के ऊपर हमला करने का प्लान किया और मुल्तान से आज के राजस्थान के इलाकों में मूवमेंट किया और राजस्थान के इलाकों से मूवमेंट करके गुजरात के अंदर घुसने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश की सेना तैयार थी। उनको ये इन्फॉर्मेशन समय रहते मिल गई कि एक इन्वेडिंग आर्मी हमारे इलाके में तेजी से आगे बढ़ रही है और इस इन्वेडिंग आर्मी को हमको अपने इलाके में घुसने से रोकना है, क्योंकि इनका टारगेट अल्टीमेटली सोमनाथ का मंदिर है। वैसे तो सोमनाथ के मंदिर को गजनवी डिस्ट्रॉय कर चुका था, गजनवी से पहले अल जुनैद भी उसको डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन अल जुनैद के डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको रिपेयर कर दिया गया था और इवन गजनवी के डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उसको लोकल पावर्स ने रिपेयर कर दिया था। अब उस मंदिर को टूटने नहीं देना था और इसीलिए गुजरात की सेना इस बार पूरी तरह से तैयार थी कि किसी भी तुर्की फौज को घुसने नहीं देंगे गुजरात के अंदर। गजनवी ने, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने इस बार जो रास्ता लिया वो रास्ता, ये जो पूरा नक्शा आप देख रहे हो, ये राजस्थान के दक्षिणी इलाके का नक्शा है, जहां पे आपको वेस्ट में दिखाई दे रहे हैं माउंट आबू के पहाड़ और ईस्ट में दिखाई दे रही है अरावली की मेन रेंजेस, और इन दोनों के बीच का इलाका आपको दिखाई दे रहा है एक दर्रा यानी कि एक पास, जहां से आगे बढ़कर गुजरात में घुसा जा सकता था। ये साउथ राजस्थान का नक्शा है। बैटल ऑफ कायादरा, यहाँ पे एक जगह है, एक गांव है जिसे कायादरा या कायांदरा या काशादरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जगह है, इसी जगह के आसपास एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ कायादरा कहा जाता था। बैटल ऑफ कायादरा 1178 एडी में लड़ा गया था एंड इट रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ गौरी अगेंस्ट चालुक्य सोलंकीज ऑफ गुजरात। इस समय चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी जो गुजरात में रूल करती थी, उसका जो रूलर था, तो ये मैं लिख देता हूं नाम, गुजरात वॉज रूल्ड बाय मूलराज। गुजरात वॉज रूल्ड बाय नाइकी देवी। who was a regent of her son Mulraj the second। एक्चुअली गुजरात का जो राजा था उस समय वो तो मूलराज सेकंड था, बट वो एक बच्चा था, उसके पिता नहीं थे और उसके बिहाफ पे उसकी मदर एक रीजेंट की तरह रूल कर रही थी। तो एक रीजेंट की तरह वो रूल तो कर रही थी, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई थी कि एक विदेशी हमलावर उनके राज्य के ऊपर हमला करने के लिए तैयार था और इन पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़कर वो गुजरात की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। एक रानी होने के बावजूद नाइकी देवी ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी सेना को तैयार किया, अपने फ्यूडिटरीज को कहा, उनके जो सामंत थे उन सारे सामंतों को कहा कि इस वक्त हमको सबको मिलकर इस इन्वेडिंग आर्मी का मुकाबला करना और इसको ना सिर्फ हराना है बल्कि पीछे भी खदेड़ना है हमको इसको बुरी तरह, और पॉसिबल हो सके इसका एनाइलेशन करना है। और इसीलिए इन लोगों ने प्लान किया कि जो इन्वेडिंग फोर्स आएगी वो इसी दर्रे से आगे होके बढ़ेगी, इसी पहाड़ी दर्रे से आगे होके गुजरात के अंदर घुस सकती, और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर इसके वेस्ट से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको रण ऑफ कच्छ से आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अनहॉस्पिटेबल इलाका है और कोई भी इन्वेडिंग आर्मी कच्छ के रण से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वो ईस्ट से आगे बढ़ेंगे तो वो गुजरात में नहीं पहुंच पाएंगे, उनको फिर उज्जैन की तरफ जाना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत लंबा रूट होगा। तो ये जानते थे कि अगर कोई भी इन्वेडिंग आर्मी राजस्थान की तरफ से गुजरात में बढ़ेगी तो वो इन्हीं दर्रों से होके आगे बढ़ेगी। इसीलिए रानी नाइकी देवी और उनके सामंतों ने ये तय किया कि वो इन्हीं पहाड़ी दर्रों में रुककर इन्वेडिंग आर्मी का मुकाबला करेंगे और इन्वेडिंग आर्मी का मुकाबला करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ पे गुजरात की तरफ से 3 बड़ी शक्तियां लड़ी थी। एक जिन्हें कहते थे नाडौल के चौहान, दूसरे जिन्हें कहते थे आबू के परमार, और तीसरी खुद गुजरात की सोलंकी आर्मी। देखिए गुजरात के जो चालुक्य सोलंकी थे
कुछ नाडौल के चौहान थे जो उनके फ्यूडिटरीज थे, उनके सामंत थे, और साथ ही साथ आबू के परमार धरावर्ष थे जो कि उनके फ्यूडिटरी थे। तो नाडौल के चौहान, धरावर्ष परमार और चालुक्य सोलंकी सेना नाइकी देवी की लीडरशिप में यहां पर एक मोर्चा लगाते हैं। जैसे ही गजनवी की आर्मी अंदर घुसती है, सबसे पहले आबू के धरावर्ष परमार की सेना पीछे से उनके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। जैसे कि यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि आर्मी आगे से घुसी और पीछे से इनको ब्लॉक कर दिया। धरावर्ष परमार की सेना ने इनको पीछे निकलने के रास्ते इनके सारे ब्लॉक कर दिए, और सामने की तरफ से चालुक्य सोलंकियों की आर्मी आके खड़ी हो गई, और दाएं और बाएं की तरफ से चौहानों ने इनके ऊपर जोरदार हमला कर दिया। तो ये तुर्की सेना जैसे इस पहाड़ी दर्रे में घुसती, चारों तरफ से घेर ली जाती है। सामने से सोलंकियों की सेना, दाएं बाएं से चौहानों की सेना और पीछे से परमारों की सेना। और अचानक इनके ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि तुर्कों के पास इस हमले का कोई जवाब ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ब्लडशेड होता है, सिर्फ और सिर्फ तुर्कों की लाशें बिखरती है वहां पे। तुर्कों की सबसे बड़ी उपलब्धि इस लड़ाई में यही थी। गौरी का सबसे बड़ा अचीवमेंट इस लड़ाई में यही था कि वो किसी तरह से पूरी ताकत लगा के वापस परमाणु के द्वारा किए गए ब्लॉकेट को तोड़कर निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक अचीवमेंट था टर्किश आर्मी का इस लड़ाई में, और बहुत बुरी हालत होती है तुर्कों की इस लड़ाई में। बहुत सारे उनके सैनिक मारे जाते हैं। जैसे तैसे वो राजस्थान के रेगिस्तानों को पार करके फिर मुल्तान पहुंचते हैं। बहुत कम बचते उनमें से जो मुल्तान पहुंचते हैं, और एक बहुत बुरी हार थी मोहम्मद गौरी के लिए। मोहम्मद गौरी का जो पहला इन्वेजन था भारत के ऊपर, वो बुरी तरह से अनसक्सेसफुल हो गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। मोहम्मद गौरी ने तय किया कि मैंने गलत रास्ता चुना भारत में घुसने के लिए, और इसीलिए लगभग 13 साल बाद 1198 एडी में मोहम्मद गौरी ने एक दूसरे रास्ते से भारत के ऊपर हमला किया, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी कहा जाता है। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन द आर्मी ऑफ मोहम्मद गौरी ऑन द वन साइड एंड पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज चौहान द थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ऑन द अदर साइड। तो इन दोनों आर्मीज का मुकाबला होता है। अब होता क्या है, पहला हमला मोहम्मद गौरी ने गुजरात के रास्ते किया था, तो उसको ये बात समझ में आई कि यार भारत के सीधे मेन लैंड में जाके हमला मैंने कर दिया, पहाड़ी दर्रे में मैं फंस गया, रास्ते में रेगिस्तान भी पड़े थे, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए अब उसने तय किया कि भारत में आगे बढ़ने के लिए वो पंजाब के रास्तों का उपयोग करेगा, क्योंकि पंजाब के रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, खेत है, मैदान है, नदियां हैं, तो आसानी होगी उसको भारत में आगे बढ़ने में, और किसी दर्रे में घेरा नहीं जा पाएगा वो। अगर लड़ाई हुई भी तो मैदानी लड़ाई होगी, और मैदानी लड़ाई में उसको कॉन्फिडेंस था कि वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे एक और लड़ाई हमको देखने को मिलती, तराइन की लड़ाई। अब तराइन की लड़ाई में एक्चुअली होता क्या है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जब पता चलता है कि मोहम्मद गौरी की टुकड़ियों ने भटिंडा के किले के ऊपर हमला किया है, जो पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी का ही हिस्सा हुआ करता था, और उस किले को जीत लिया है, तो फिर पृथ्वीराज चौहान फ्यूरियस होते हैं, और वो फ्यूरियस होकर अपने सारे सामंतों को ये आदेश देते हैं कि सब लोग मेरे साथ जुड़ते जाओ और हम कूच करेंगे उत्तर में पंजाब की तरफ, और जो किला हमारा जीता गया है भटिंडा में उसको छुड़ा लेंगे। और देखते ही देखते पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में उनके साथ उनके सामंत जुड़ते जाते हैं। इस तरह से पृथ्वीराज अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए तराइन के बैटलफील्ड में पहुंचते, जो कि आज के पंजाब के दक्षिणी इलाकों में फैला हुआ मैदान है। यहाँ पे जब गौरी को पता चलता है कि पृथ्वीराज की सेना आ रही है और भटिंडा के अंदर जिस किले को हमने जीता है उसको छुड़ाने के लिए आ रही, तो उनकी सेनाएं भी आ जाती है वहां पे, और तब इन दोनों आर्मीज का आमना सामना होता है एक पिच्ड बैटल में, मैदान जंग में, और यही होता है पहली तराइन की लड़ाई। अब पहली तराइन की लड़ाई में फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होते हैं कि दोनों ही आर्मीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। मोहम्मद गौरी का राइट, सेंटर और लेफ्ट, पृथ्वीराज चौहान का राइट, सेंटर और लेफ्ट। पृथ्वीराज चौहान is denoted here by red color and Muhammad Ghori is denoted here by the green color.
अब होता यह है इस लड़ाई में कि जब दोनों सेना आमने सामने आके बैटलफील्ड में खड़ी हुई होती है, तभी मोहम्मद गौरी अपने कुछ तीरंदाजों को भेजता है। उसके पास बहुत अच्छे माउंटेड आर्चर्स हुआ करते थे, तो वो इन माउंटेड आर्चर्स को भेजता है कि जाओ और राजपूत सेना के ऊपर तीरों की बौछार करके उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करो। जैसे ही मोहम्मद गौरी के माउंटेड आर्चर्स आगे बढ़ते हैं और राजपूत सेना के ऊपर तीरंदाजी करके तीरों की बौछार करना शुरू करते हैं, तभी राजपूत सेना के कमांडर गोविंद राय तोमर और सेनापति स्कंद एक साथ ऑर्डर देते हैं फुल फ्रंटल असॉल्ट का। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो कि राजपूत लेफ्ट ने टर्किश राइट के ऊपर हमला किया, राजपूत राइट ने टर्किश लेफ्ट के ऊपर हमला किया और राजपूत सेंटर ने टर्किश सेंटर के ऊपर हमला कर दिया। फुल फ्रंटल असॉल्ट, सीधा आगे बढ़ के जोरदार हमला करते हैं, गुत्थम गुत्था की लड़ाई, एकदम भिड़ंत वाली लड़ाई करते। मोहम्मद गौरी ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी तेजी से राजपूत सेना तेजी से आगे बढ़ के उनके ऊपर भयानक आक्रमण कर देगी। ऊपर से राजपूत सेना के पास में हाथी, जिनको देखकर तुर्की सेना के घोड़े और कई वॉरियर्स के हाथ पांव फूल गए कि इतना भयंकर जानवर जो उन्होंने कभी किसी बैटलफील्ड में देखा ही नहीं था, उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो लड़ाई तो वो करते हैं, लेकिन लड़ाई करने की प्रोसेस में तुर्कों का राइट और लेफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेनापति स्कंद जो कि राजपूत सेना के राइट से अटैक कर रहे थे, इन्होंने तो टर्किश सेना के लेफ्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। यहाँ पे भी घमासान लड़ाई चल रही थी और यहाँ पर भी राजपूत को एडवांटेज था और सेंटर में भी राजपूत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो ये तय होता जा रहा था लड़ाई के अंदर कि तुर्कों के जीतने की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर्स ऑफ द मिडाइवल टाइम्स, मोहम्मद गौरी एक कोशिश करता है कि वो गोविंद राय तोमर को मारने की कोशिश करता है, जो पृथ्वीराज चौहान के कमांडर इन चीफ थे। उसे लगता होगा कि अगर मैंने गोविंद राय तोमर की हत्या कर दी इस लड़ाई के अंदर तो शायद लड़ाई का रुख बदल जाए, और इसीलिए वो पहुंचता है और एक भाले के वार से गोविंद राय तोमर को मारने की कोशिश करता है। भाला लगता भी गोविंद राय तोमर को, लेकिन गोविंद राय तोमर की मृत्यु नहीं होती, उनको वो सिर्फ जख्मी होते, उनके जबड़े के ऊपर भाला लाके लगता है। लेकिन गोविंद राय तोमर तुरंत अपने आप को संभालते हैं और अपना भाला उठा के अपने ऊपर निशाना लगाने वाले के ऊपर भाला फेंक के मारते हैं, जो कि कंधे पे आके लगता है मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी युद्धभूमि से घोड़े के ऊपर से गिर जाता है और गिरने के बाद में उसका एक गुलाम उसको उठाता है, घायल मोहम्मद गौरी को घोड़े पर डालता है और युद्ध भूमि से निकाल कर ले जाता है, और इसी के साथ में तराइन की पहली लड़ाई खत्म हो जाती है। जैसे तैसे मोहम्मद गौरी अपनी जान बचा के भागता है। पहली लड़ाई जो काया दरा की हुई थी उसमें भी मोहम्मद गौरी जैसे तैसे घायल होने के बाद अपनी जान बचा के भागा था। इस बार भी जो लड़ाई हुई तराइन की उसमें भी मोहम्मद गौरी जैसे तैसे घायल होने के बाद अपनी जान बचा के भागता है। कुछ ही घंटों में राजपूत ये लड़ाई आसानी से जीत जाते हैं। बठिंडा का किला एक बार फिर उनके कंट्रोल में आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान वापस अपनी राजधानी अजमेर में लौट जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब हमने हमलावर को इतनी बुरी तरह से हराया कि शायद वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा आने की। लेकिन वहां पर वो गलत होते, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो अपने आप को गजनवी से कम नहीं समझता था, लेकिन शुरुआती 2 हमलों में उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ गया था, तो वो बहुत ह्यूमिलिएटेड था और वो लगातार ये तैयारी कर रहा था, लगातार ये सोच रहा था कि मैं बदला कैसे लूं। और इसलिए उसने बहुत तैयारी करी थी, बहुत प्लानिंग करी थी, और प्लानिंग तैयारी करके अपनी सेना की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया और अपनी सेना की स्ट्रेंथ को बढ़ा के ठीक अगले साल द वेरी नेक्स्ट ईयर ही काउंटर अटैक्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन द ईयर 1192 एडी। 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है एक बार फिर। पृथ्वीराज the third versus Muhammad Ghori, resulting in the victory of Muhammad Ghori this time, resulting in the victory of Muhammad
गौरी। अब इस बार ऐसा क्या हो जाता है कि भाई पिछली बार जो राजपूत सेना कुछ ही घंटों में तुर्की सेना के पैर उखाड़ देती है, इस बार वही तुर्की सेना ठीक अगले साल उसी राजपूत सेना का उसी मैदान जंग में डिफीट कर देती। क्या वजह होती? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को इस बार 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मोहम्मद गौरी अपने साथ में कुछ लाइट कैवलरी लगभग 7,000 के लिए हुए सेंटर में खड़ा होता है। राइट और लेफ्ट में उसकी लाइट कैवलरी होती है जो कि कुल मिला के कुछ 14-15 हजार की होती है, और पीछे 12 से 25 हजार के वो रिजर्व फोर्सेस रखता है जो कि हैवी कैवलरी और इन्फेंट्री हुआ करती थी। तो पिछली बार मोहम्मद गौरी ने सिंपल प्लान बनाया था, राइट, सेंटर और लेफ्ट। राजपूतों का भी वही सिस्टम था, राइट, सेंटर और लेफ्ट। लेकिन इस बार गौरी की प्लानिंग ही अलग थी। इस बार गौरी का प्लान था 5 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करके रखने का, और गौरी ने लड़ाई का इनिशिएशन किया कि उसने अपने टर्किश कैवलरी आर्चर्स को ये ऑर्डर्स दिए कि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के राजपूत सेना के ऊपर तीरंदाजी करें, लेकिन उनके ज्यादा नजदीक नहीं जाएं, उनके ज्यादा क्लोज नहीं जाएं, उनके ऊपर दूरी बनाते हुए तीरों की बौछार करें, और अगर राजपूत आगे बढ़े तो भाग जाओ इधर उधर डायरेक्शन में। इधर उधर डायरेक्शन में भागने का फायदा गौरी को यह मिलता कि राजपूत सेना को अपने मोर्चे तोड़ने पड़ते उनका पीछा करने के लिए, और मोर्चा तोड़ना लड़ाई के अंदर कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होती। तो राजपूत सेना थोड़ी देर उनका पीछा करेगी, फिर अपने मोर्चों में वापस आ जाएगी। तो प्लान ये था कि दिन भर राजपूत सेना को थकाना है और उनसे गुत्थम गुत्था की लड़ाई नहीं करना है जब तक राजपूत थक न जाए पूरी तरह से, और जब राजपूत थक जाएंगे पूरी तरह से तब उनके ऊपर फाइनल अटैक किया जाएगा। और ये फाइनल अटैक करेंगे ये सैनिक जो पूरी लड़ाई में रिजर्व में रहेंगे, हैवी इन्फेंट्री और हैवी कैवलरी वाले सोल्जर्स। हैवी इन्फेंट्री और हैवी कैवलरी का मतलब होता है ऐसे सैनिक जो कवच में रहते हैं, बड़े बड़े हथियार अपने पास रखते हैं और हमला करने में माहिर होते हैं, हमला करके मारने में माहिर होते हैं। तो ऐसे 12 से 25 हजार सैनिकों को रिजर्व में रखा था जिनको मोहम्मद गौरी ने पूरे युद्ध के दौरान बैटल में उतारा ही नहीं, और अपने लाइट कैवलरी हल्के घुड़सवार सैनिकों को आदेश दिए कि वो बस आगे बढ़ो, हमला करो और भागते रहो, आगे बढ़ो, हमला करो, भागते रहो, जिससे कि राजपूतों को समझ में नहीं आना चाहिए कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ यहां पे गौरी ने यह भी इंश्योर किया कि पहला हमला सुबह 4 बजे हो जाना चाहिए, कि एक बार सारे राजपूत सैनिक अगर युद्ध में आ गए तो उनका नियम होता था कि वो तब तक भोजन और जल ग्रहण नहीं कर लेते थे जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता था। ये बात गौरी को पता चल चुकी थी, तो गौरी ने प्लान किया था कि सुबह 4 बजे से ही इनको बैटलफील्ड में ड्रैग कर लेना है, इन्हें मौका नहीं देना है रिजुवनेट होने का, नए नाश्ता कर पाए, नए ठीक से पानी पी पाए, और इनको बैटलफील्ड में बुला लो। जो ये बैटलफील्ड में आ गए बिना खाए पिए तो दिन भर हम इनको गर्मी में थकाएंगे। ये लड़ाई भी गर्मी के मौसम में हुई थी, तो दिन भर बैटलफील्ड के अंदर हम इनको दौड़ाएंगे, थकाएंगे, छकाएंगे, पर इनसे गुत्थम गुत्था होकर लड़ेंगे नहीं। और जब ये पूरी तरह से थक जाएंगे, घायल हो जाएंगे, इनमें से बहुत सारे मारे जाएंगे, तब हम इनके ऊपर एक अंतिम हमला करेंगे, फाइनल अटैक करेंगे, जिसमें इनको हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अनफॉर्चुनेटली फॉर पृथ्वीराज चौहान ऐसा ही हुआ कि दिन भर इनको थकाते रहे, इनके हाथियों के ऊपर तीर की बौछार करके, उनकी आंखों में निशाना लगा के, उनकी सूंड, उनकी बॉडी में निशाना लगा के हाथियों को परेशान करते रहे। हाथी डिमोरलाइज हो गए, कई हाथी बैटलफील्ड छोड़कर भाग गए और रह गए सिर्फ इन्फेंट्री और कैवलरी के सैनिक। दोपहर के 3 बजे जब गर्मी अपने पीक पर थी और दिन भर के थके हुए राजपूत सैनिक जिन्होंने न नाश्ता किया था, न पानी, न जल ग्रहण किया था, गौरी को ये बात समझ में आ गई कि दिस इज द टाइम, यही वो वक्त है। और तभी गौरी के ये सैनिक हमला करते हैं जोरदार, 2 डायरेक्शन से आगे बढ़ के ये फाइनल अटैक करते हैं, और इस बार लड़ाई करते हैं गुत्थम गुत्था की। लेकिन कब? जब ये इंश्योर कर लेते हैं कि राजपूत काउंटर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है। इधर से ये ट्रूप्स जो हिट एंड रन की टैक्टिक्स कर रहे थे, पीछे से जाके ब्लॉक कर देते हैं दोनों तरफ से। ये हिट एंड रन की टैक्टिक्स करने वाले ट्रूप्स पीछे से जाके ब्लॉक कर देते ताकि राजपूत सेना पीछे नहीं हट पाए या एस्केप नहीं कर पाए।
और सामने की तरफ से ये रिजर्व हैवी इन्फेंट्री और कैवलरी अटैक कर देते हैं। तो ये ब्लॉक एंड हैमर टैक्टिक्स होती है, एक तरफ से ब्लॉक करो, दूसरी तरफ से हैमर करो और अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर दो। इसे मिलिट्री टर्म्स में शॉक टैक्टिक्स भी कहा जाता है, हिंदी में आघात समर तंत्र भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग किया मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में। अनफॉर्चुनेटली द राजपूत आर्मी वॉज डिफीटेड बैडली। पृथ्वीराज चौहान वॉज टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर एंड लेटर ही वॉज असैसिनेटेड, लेटर ही वॉज किल्ड। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का ताकतवर रेजिस्टेंस मोहम्मद गौरी शॉक टैक्टिक्स या आघात समर तंत्र के दम पर खत्म कर देता है और उत्तर भारत में आगे बढ़ने का उसका रास्ता साफ हो जाता है। एक और चैलेंज उसको मिलता है उत्तर भारत के अंदर, और वो जो एक और चैलेंज उसको मिलता है, वो एक और चैलेंज उसको मिलता है गहड़वाल डायनेस्टी के रूलर जयचंद्र से। तो ये अपन लिख देते हैं यहां पे, द गहड़वाल्स posed another defense in front of the Turks. और फिर उसका रिजल्ट होता है प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास चांदावर की लड़ाई। अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में भी द बैटल वॉज हार्ड फॉट। जो लड़ाई होती है ना वो बहुत ही कड़ी लड़ाई होती है। यहाँ पे भी गहड़वाल आर्मी तुर्की सेना का डट कर मुकाबला करती है और बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में गहड़वालों के राजा जयचंद्र की मृत्यु हो जाती है और उसी के बाद इस लड़ाई का टाइड चेंज हो जाता है इन द फेवर ऑफ द टर्क्स। बट द टर्क्स किल्ड जयचंद्र and won the battle। लेकिन जयचंद्र की मृत्यु के बाद यह लड़ाई जीत ली जाती तुर्कों के द्वारा। इस लड़ाई को लीड कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। इवन मोहम्मद गौरी भी इस लड़ाई के अंदर नहीं आया था। पृथ्वीराज के साथ लड़ाई भी जीतने के बाद वो वापस चला गया था और ये लड़ाई तुर्की कमांडर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ही लड़ रहा था, जो कि स्लेव भी था मोहम्मद गौरी का। और इसी के साथ में इस लड़ाई की जीत के साथ ही आज के उत्तर प्रदेश और बिहार तक के इलाकों में तुर्कों का कंट्रोल हो जाता है। तो पंजाब के इलाके, हरियाणा के इलाके, दिल्ली के इलाके तो पहले ही तुर्कों के कंट्रोल में आ जाते हैं जब वो चौहानों को डिफीट करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों को भी नियंत्रण में ले लेते हैं तुर्क जब वो डिफीट करते हैं इस चांदावर की लड़ाई में जयचंद्र गहड़वाल को। और उसके बाद में सन 1200 एडी में The Turkish commander, जिसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी, The Turkish commander Bakhtiar Khilji destroyed Nalanda University and also conquered Bengal by defeating the Lakshman Sen.
जो बंगाल के रूलर थे उस समय सेन डायनेस्टी के लक्ष्मण सेन, पहले तो बख्तियार खिलजी और आगे बढ़ता है बिहार से और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज द रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी टुडे विच वी कैन सी। इट वाज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड एंड बर्न्ट बाय बख्तियार खिलजी। लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 1,000 टीचर्स यहाँ पे थे, लगभग सभी उनमें से मारे जाते हैं। यूनिवर्सिटी को आग लगा दी जाती है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वैल्यूएबल इंडियन लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर यहाँ पे जल के बुरी तरह से राख हो जाता है। और उससे आगे बढ़ के बख्तियार खिलजी बंगाल के लक्ष्मण सेन को भी डिफीट करके उनकी कैपिटल लखनौती को भी कंट्रोल कर लेता है। और इसी के साथ में बंगाल से लेके पंजाब तक के फर्टाइल मैदान, बहुत ही उर्वर मैदानों को तुर्क अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और भारत के उत्तरी और पूर्वी इलाके में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर जाते हैं। तो ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा था कि कोई फॉरेनर्स भारत के अंदर घुस के भारत के इलाके को जीत रहे थे, वो भी इतने बड़े इलाके को, और अपने रूल को एस्टैब्लिश कर रहे थे एज फॉरेनर्स। तो ये भारत के लिए उस वक्त एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिकली और मिलिटरीली, कि एक के बाद एक 3 बड़े बड़े हाउसेस की डिफीट हुई थी, चौहान्स, गहड़वाल्स और सेन। और कहीं न कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि इंडियन पावर्स के बीच में यूनिटी नहीं थी। उनके मिलिट्री सिस्टम में कुछ डिफेक्ट था कि वो बड़ी बड़ी सेंट्रलाइज्ड आर्मी नहीं रखते थे, छोटी छोटी डिसेंट्रलाइज्ड आर्मीज रखते थे। एक सेंस ऑफ प्राइड था, वॉरफेयर को स्पोर्ट्स की तरह लेते थे। वही तुर्क जो थे वो रिलीजियस जील से आते थे, उन्हें अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को फैलाने का जील था, उनको लूट का लालच था और नई जगहों को कॉन्कर करने का उत्साह था। तो एक तरफ वो उत्साह, वो लालच और वो जील, और दूसरी तरफ वॉरफेयर को खेल की तरह लेना, मृत्यु को एक वरदान की तरह लेना, और युद्ध भूमि में जीत की बजाय बहादुरी दिखाने के ऊपर ज्यादा फोकस करना, ये सारी चीजें इंडियन पावर्स को भारी पड़ गई। और फिर मोहम्मद गौरी का शॉक टैक्टिक्स, एक योजना, एक प्लान, एक डिसीट के हिसाब से लड़ना, और पृथ्वीराज चौहान का वही परंपरागत तरीके से लड़ते रहना। तो ये परंपरागत तरीका गौरी 2 बार देख चुका था, उसको समझ में आ गया था राजपूत सेनाओं का लड़ने का तरीका क्या होता है। ये भिड़कर गुत्थम गुत्था की लड़ाई करने में विश्वास रखते हैं। तो उसने योजना बना ली कि भाई हम भिड़ेंगे ही नहीं इनसे, और इनको पहले हम नुकसान पहुंचाएंगे, घायल करेंगे, थकाएंगे, और फिर जब एक कमजोर पड़ जाएंगे तब इनके ऊपर धावा बोल के इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो गौरी के लिए भारत का परंपरागत युद्ध करने का तरीका आसान हो गया और उसने एक योजना बना ली और एक एक करके कई बड़ी पावर्स को हरा दिया, और उत्तर और पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा तुर्कों के कंट्रोल में आ गया। और यहाँ से भारत का पॉलिटिक्स हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया। और फिर इस्टेब्लिशमेंट होता है स्लेव डायनेस्टी का। लेकिन स्लेव डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती 1206 एडी में या 1205 एडी में। मोहम्मद गौरी was killed by assassins on his way back to Ghazni following the conclusion of campaigns in India। भाई ये सारी जीतें जो हासिल हुई थी 1200 एडी तक आते आते, इन सारी जीतों के बाद जब गजनवी लाहौर में काफ़ी प्रसन्न हो गया कि अब तो मैंने काफ़ी इलाका जीत लिया है भारत का, तो वो गजनी की तरफ वापस जा रहा था। तभी उसकी रास्ते में कुछ हत्यारों ने या कुछ असैसिन्स ने हत्या कर दी, लगभग 15 मार्च 1205 एडी के आसपास। वो हत्यारे कौन थे उसको लेकर आज भी बहुत सारे इतिहासकारों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। कुछ कहते हैं कि वो खोखर जाट थे पंजाब के, जिनके गांवों के ऊपर गौरी ने बहुत हमले किए थे और नुकसान पहुंचाया था, तो उन्होंने बदला लेने के लिए हमला किया और गौरी की हत्या कर दी। कुछ कहते हैं कि वो निज़ारी इस्माइली थे, जो कि एक इस्लाम के एक अलग सेक्ट के लोग थे, जिनको गौरी और उनकी सेना इस मुसलमान मानती ही नहीं थी और उनको भी नुकसान पहुंचाया था, तो उन्होंने बदला लेने के लिए किया। और भारत के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के हिसाब से मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान और उनके कोर्ट पोएट चंद्र बरदाई ने मिलकर करी थी, जहां पर कि शब्द भेदी बाण चलाकर गौरी के गले को स्ट्राइक किया था और गौरी को मार गिराया था। चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन अच्छा सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा ये खोखर जाट वाला माना जाता है कि खोखरों ने
खोखरों के कुछ लड़कों ने बदला लेने की भावना से गौरी के कैंप में, रावी नदी के किनारे कैंप लगा था गौरी का, उसमें घुस गए और उसमें घुस के नमाज जब पढ़ रहा था मोहम्मद गौरी, तब उसके ऊपर आक्रमण करके उसको मार डाला था। लेकिन बहुत से लोग दूसरी थ्योरीज को भी मानते हैं। चाहे जो भी थ्योरी रही हो, मोहम्मद गौरी की 1206 एडी में डेथ हो जाती है और इसी के साथ में स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसका फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, जो कि वही गुलाम था जिसने तराइन की युद्ध भूमि के अंदर पहली लड़ाई में गौरी की जान बचाई थी और उसको बैटलफील्ड से ले गया था। उसी का इनाम दिया था मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम को कि जब भारत के इलाके जीते गए तो इन इलाकों की गवर्नरशिप करने का जिम्मा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि भाई जिसका मैं गुलाम था वो तो अब खुद ही नहीं रहा, तो अब मैं हो गया आज़ाद। और जो इलाके उसको गवर्न करने के लिए दिए थे वहां पे उसने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और इसी के साथ में गुलाम वंश की स्थापना होती, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसकी स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट करता, वो खुद एक गुलाम था। कुतुब मीनार इसने बनाई, कुतुब कुव्वतुल इस्लाम इसने बनाई, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।